नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने जो पिछले वीडियोस थे संसाधन एवं विकास में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने भूमि का निम्नीकरण व भूमि का जो संरक्षण किया जा सकता है या उनके सुधार के उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में पढ़ा। और फिर हम पिछले वीडियो में मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उस मृदा के वर्गीकरण में हमने काली मृदा और जलोढ़ मृदा के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो अगला जो मृदा का वर्गीकरण आता है उसमें एक तो आती है लाल व पीली मृदा और एक आती है लेटेराइट मृदा। लाल व पीली मृदा और एक मृदा है लेटेराइट मृदा। तो देखिए दोस्तों कि लाल व पीली मृदा कौन सी है। तो भारत में लाल व पीली मृदा जो पाई जाती है सामान्यतः इसका रंग लाल व पीला क्यों होता है। पहली बात तो यह कि इसका रंग लाल व पीला क्यों होता है। तो देखिए इन मृदाओं का लाल रंग आग्नेय व कायांतरित शैलों में लोहे धातु के प्रसार के कारण होता है। इसके बारे में यानी कि ये जो चट्टान है यानी कि जो शैल है इनके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है कि सामान्यतः जो शैलें होती हैं वो तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। सामान्यतः क्या होता है कि जब लावा की सहायता से जिन सेलों का निर्माण होता है यानी भूगर्भिक लावा की सहायता से जिन सेलों का निर्माण होता है उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। तो आग्नेय सेल व कायांतरित सेलों में लोहे धातु की प्रधानता के कारण इनका रंग लाल होता है। और लाल रंग होने के साथ ही दोस्तों जैसे कि सामान्यतः हमने जंग देखी है कि जंग का रंग कुछ लाल और कुछ पीले रंग का होता है, उसी प्रकार से जलायोजन के कारण यानी कि जब मृदा के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जल होता है तो ऐसी स्थिति में उस मृदा का रंग कुछ पीला हो जाता है। जैसे कि अभी आपको जंग का उदाहरण दिया कि सामान्यतः लंबे समय तक जैसे लोहा है वह जब पानी के संपर्क में आता है तो उसका रंग कुछ पीला हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आग्नेय व कायांतरित सेलों के कारण तो इसका रंग लाल और सामान्यतः जलायोजन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों क्षेत्र। अब ये तो हम मैप की सहायता से सीखेंगे और वो मैप मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब इसके हम क्षेत्र देख लेते हैं कि दक्कन के पठार का पूर्वी व दक्षिणी हिस्सा, दक्कन का पठार जो कि सामान्यतः हमने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सामान्यतः पाया जाता है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान का दक्षिण छोर अर्थात जो गंगा के मैदान का मध्यवर्ती क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा पाई जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है और लेटर का अर्थ होता है ईंट की तरह अर्थात ईंट के समान लाल। अब सामान्यतः जो लेटेराइट मृदा होती है वह कहां पर विकसित होती है। तो लेटेराइट मृदा उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय ऐसे क्षेत्र जहां पर भारी वर्षा होती है, उन भारी वर्षा के कारण क्या होता है निक्षालन की क्रिया होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अत्यधिक वर्षा के कारण जो खनिज लवण है वो सामान्यतः ऊपर की ओर आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है दोस्तों, कमी पाई जाती है। लेटेराइट मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और इसका जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में सामान्यतः लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में सामान्यतः ये तो स्पष्ट है कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग लाल व भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल व भूरा। और इसके साथ ही आपको पता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक ताप के कारण क्या होता है कि जो जीव हैं यानी कि जो ह्यूमस है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ह्यूमस व नमी की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। नमी की मात्रा तो कम इसलिए होती है क्योंकि सामान्यतः जो बालू मिट्टी के कण होते हैं वो मोटे होते हैं और मोटे कण होने के कारण सामान्यतः जो वर्षा का जो जल है या सामान्यतः मिट्टी के अंदर जो जल है वो सामान्यतः उसका
यानी कि वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि ये शुष्कता पाई जाती है इनमें। इसके साथ ही ये लवणीय होती हैं, इनमें लवणता की मात्रा अधिक होती है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही अधिकांशतः खारे पानी की झीलें सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही है। लेकिन इन मृदाओं की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इन मृदाओं को सही तरीके से सिंचित कर इन्हें कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो देखिए हम वापस से समझ लेते हैं। रंग लाल भूरा होता है, नमकीन होती है, सामान्यतः इन्हें सिंचित कर कृषि योग्य भी बनाया जा सकता है, तथा साथ ही इनमें ह्यूमस व नमी की मात्रा कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। अब है वन मृदा। वन मृदा सामान्यतः क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियां होती हैं उन घाटी या पदीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पद का मतलब है तलेटी में, यानी कि पर्वतों की तलेटी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आमतौर पर ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और नदी घाटियों में ये कैसी होती हैं, दोमट व सिल्टदार होती हैं तथा ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ऊपरी ढलानों पर इसका जो गठन है वो कैसे कणों का होगा, मोटा। और साथ ही ये नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में नदी सोपान का मतलब है सीढ़ियां, नदियों के जो सोपान है उनमें, तथा सामान्यतः जलोढ़ पंख का मतलब है जहां पर नदियां द्वारा जो मृदा लाई जाती है या सामान्यतः पर्वतों से उतरकर तलहटी क्षेत्र में मिट्टी जम जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पानी का जलायोजन होता है, किसके साथ, मृदा के साथ। तो इस कारण से वहां पर सामान्यतः कीचड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दलदल स्थिति, जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ पंख। आदि क्षेत्रों में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, घाटियों में ये दोमट व सिल्टदार होती हैं, जलोढ़ पंख वाले क्षेत्र, तथा सामान्यतः नदी सोपानों में ये मृदाएं उपजाऊ पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे इसमें मृदा वाला जो सेक्शन है, उस मृदा वाले सेक्शन में हमारे पास सिर्फ 6 मृदाओं का वर्णन है, जिनमें हमने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा तथा इसके साथ ही वन मृदा के बारे में भी देखा। अब सामान्यतः इनको हम विशेष तौर पर देखें तो जो हमारा संसाधन एवं विकास वाला जो चैप्टर है वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके साथ ही अब इसमें हम देखते हैं सामान्यतः अपर्दन, यानी कि जैसे हमने संसाधन पढ़ा है, मृदा पढ़ा है, इसी प्रकार से हम अपर्दन वाला सेक्शन भी इसमें देखेंगे। मृदा के वर्गीकरण में ये जो सेक्शन दे रखा है, ये सेक्शन है पर्वतीय वन, जो कि सामान्यतः पर्वतों के पदीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के साथ ही ये वाला जो क्षेत्र हमको दिखाई दे रहा है मध्य गंगा का क्षेत्र, जो कि सामान्यतः जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। इसी प्रकार से लाल और पीली मृदा का ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सी मृदा है, लाल पीली मृदा। इसके साथ ही ये दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है, जहाँ पर काली मृदा बहुतायत में पाई जाती है। और इसी प्रकार से इन किनारों पर जो मृदा है, जो कि सामान्यतः उड़ीसा में और विभिन्न तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यह मृदा लेटेराइट मृदा है। और इसी के साथ ही ये जो मृदा पाई जाती है, यह है शुष्क मृदा। अर्थात मृदा का वर्गीकरण हमने 6 प्रकार की मृदाओं के रूप में किया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या होता है, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को, मिट्टी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि मिट्टी का जब कटाव होता है या उसका बहाव होता है तो उसे मृदा अपर्दन कहा जाता है। लेकिन मृदा अपर्दन में 2 कारक सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, एक तो मानवीय कारक और एक तरफ प्राकृतिक कारक। अब मानवीय कारक कौन कौन से होते हैं जिसके कारण मिट्टी का अपर्दन होता है, जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि सामान्यतः वनोन्मूलन का मतलब है वनों को काटना। हम जब अत्यधिक मात्रा में पेड़ों को काटते हैं तो जैसा आपको बताया गया था कि मिट्टी को पेड़ बांधे रखते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जब पेड़ों को काटा जाता है तो मिट्टी असंगठित हो जाती है और असंगठित होने के कारण क्या होता है, सामान्यतः उसका अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो पवन के द्वारा हो उड़कर या जल के द्वारा बहकर। दूसरा आता है अति पशुचारण। ये भी हमने समझ लिया था कि सामान्यतः जो मवेशी होते हैं वो जब किसी डंठल को खींचते हैं तो इसके कारण भी क्या होता है, मिट्टी असंगठित हो जाती है। तीसरा है खनन। खनन भी हमने
ध्यान से समझ लिया था। खनन मतलब खनिजों को निकालना, इसके कारण भी क्या हो रहा है, मृदा अपरदन होता है। लेकिन चौथा आता है निर्माण। निर्माण का मतलब है, सामान्यतः आपने देखा है कि जब सड़कों का निर्माण कराया जाता है या सामान्यतः विभिन्न प्रकार के जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, या जैसे टनल बनाया जाता है, सुरंग बनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मृदा है उसका अपरदन प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि सामान्यतः हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े शहरों में जो पुल होते हैं, सड़कें होती है, वो ढह जाती हैं। तो ढहने का मुख्य कारण क्या है, अपरदन। ठीक है। एक है प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारकों के कारण भी मृदा अपरदन होता है, जैसे कि पवन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं उनको उठाकर यानी कि बहाकर उड़ाकर ले जाती है। इसी प्रकार से हिमनदी में भी क्या होता है, हिमनदी में ये होता है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनमें से जब नदियां निकलती हैं तो सामान्यतः वो क्या करती हैं, कटाव करती हैं, और कटाव के कारण सामान्यतः क्या होता है, अपरदन होता है। और तीसरा आता है जल के द्वारा भी क्या होता है, अपरदन होता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान का, दोस्तों जल के कारण भी क्या होता है, अपरदन होता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के लिए जो सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं वो है मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक। मानवीय कारकों में जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, निर्माण, और इसी प्रकार का आंसर हमने भूमि निम्नीकरण में भी देखा था। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि प्राकृतिक कारकों में पवन, हिमनदी व जल के कारण भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, जो कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद अवनालिकाएं किसे कहते हैं, बहता हुआ जल जब मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो उसे अवनालिकाएं कहते हैं। जैसे आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब पानी का बहाव तेज होता है, तो जैसे सामान्यतः आपने देखा है कि हमारे घरों के बाहर जब पानी का वेग तेज होता है तो एक नाली नुमा आकृति बन जाती है, यानी कि ढलान वाले क्षेत्र में नाली जैसी आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, अवनालिकाएं कहते हैं। लेकिन ये तो हमारा जो पानी का बहाव है ये कम होता है, लेकिन नदियों के बहाव बहुत तीव्र होते हैं। इस कारण से ऐसी जो भूमि है वह जोतने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि वह टेढ़े मेढ़े यानी सर्पिलाकार अवस्था में जब घूमती हुई चलती है, तो ऐसी स्थिति में भूमि को जोतना संभव नहीं है। तो ऐसी भूमि को हम उत्खात भूमि कहते हैं। साथ ही हम अपरदन देख लेते हैं, एक तो चादर अपरदन और एक पवन अपरदन। यानी कि जब नदियां बहती हैं तो बहने के कारण क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत को यानी कि ऊपरी सतह को बहाकर ले जाती हैं, तो ऐसे अपरदन को तो चादर अपरदन कहते हैं, अर्थात मिट्टी की चादर को बहाकर ले जाते हैं, ऐसे अपरदन को चादर अपरदन। और हमने जैसे सामान्यतः पढ़ा है कि मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो उपजाऊ होती है, तो ऐसी स्थिति में भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों पवन अपरदन, पवनों के द्वारा मृदा के जो बारीक कण होते हैं उनको उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसके कारण जो अपरदन होता है उसे पवन अपरदन कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इनमें इस वाले चैप्टर यानी संसाधन एवं विकास में हम इन्हीं चैप्टर यानी कि इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, भूमि निम्नीकरण व उसका संरक्षण, और इसी के साथ ही हमने इसमें अपरदन के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, और मैं आगामी जो वीडियोज हैं 12th की, 11th की, 9th की, ये भी हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।